आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन-सी ऐसी स्किन की बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, जो कि कॉमन हैं? ज़्यादातर ओपीडी में तो फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं और इन्फेस्टेशन में स्केबीज़ है, उसके अलावा एक्ने, मेलाज़्मा ये हम ज़्यादा देख रहे हैं। पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा तो हमेशा ही हो रहा होता है, लेकिन ड्यू टू ये जो वेदर होता है विंटर्स के बाद और अभी ये प्रॉपर समर आया नहीं है, लेकिन एक्ने ज़्यादा है और इन्फेक्शंस में फंगल और बैक्टीरियल भी, फॉलिकुलाइटिस भी और स्केबीज़ ठीक है। स्केबीज़ ज़्यादा। डॉक्टर साहब अगर टाइप्स ऑफ स्किन डिज़ीज़ की बात करें, तो कौन-सी ऐसी कॉमन बीमारियाँ होती हैं, जो आम बंदों को पता होता है कि अगर ये है, तो ये होगा, ये है, तो ये होगा? इनफैक्ट अगर ये तो डॉक्टर्स ही हम कैटेगराइज करते हैं ना कि जो स्किन डिजीजेज है उसमें हम इन्फ्लेमेटरी हैं जैसे कि एक्जिमा, चंबल हो गया, सोराइसिस हो गया, उसके अलावा मेटाबॉलिक भी हो सकती हैं, सार्कोइडोसिस, और ऑटोइम्यून है जैसे कि पेम्फिगस वगैरह, उसमें छाले बन जाते हैं पूरे जिस्म पर, और फिर छाले जब फटते हैं तो बिल्कुल इरोजन और जख्म बन जाते हैं। तो ये काफ़ी खास तौर पर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में हम बहुत देखते हैं। हम ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और इनके लिए काफ़ी प्रॉपर अच्छी मेडिकेशन दी जाती है। ऑटोइम्यून डिजीजेस भी हैं जिसमें कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस भी आ जाती हैं, एसएलई, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। मैलिग्नेंसीज में भी इवन स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्यूटेनियस मैलिग्नेंसीज भी होती हैं और इंटरनल मैलिग्नेंसीज में भी स्किन लिगेंस आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर डिवाइड किया जाए तो इन्फेक्शंस, इन्फेस्टेशंस, मेटाबॉलिक, ऑटोइम्यून डिजीजेस, मैलिग्नेंसीज और इवन जेनेटिक भी। जैसे आज ही मैं ओपीडी करके आई हूँ तो एपिडेमोलाइसिस बुलोसा, इससे बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के फ़ौरन बाद ही उसको जहाँ-जहाँ उसे ट्रॉमा हो, जहाँ-जहाँ उसको मैल हैंडलिंग थोड़ा-सा भी हाथ लगे, ऐसे बच्चों को बिल्कुल फूलों की तरह रखना पड़ता है। तो उनमें बेसिकली जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ हैं, कज़न मैरिजेज़ की वजह से या वैसे भी ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट किसी तरह की भी हो सकती हैं। तो मतलब डिफरेंटली हम कैटेगराइज़ करते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब एक और आम बीमारी भी लोग लेके आते हैं कि इचिंग हो रही है, कोई निशान नहीं बनता बॉडी पे, हुँ। लेकिन वो हर वक़्त इचिंग कर रहे होते हैं। ये क्या डिज़ीज़ होती है? बेसिकली प्रोराइटिस है ना, इच है, तो उसके भी अकॉर्डिंग टू एज और उसके डिफरेंट वो हैं। क्योंकि एक होता है ज़ीरोटिक एक्जिमा भी हो सकता है कि बहुत खुश्की है जिस्म पे डिहाइड्रेशन की वजह से, सिनाइल ज़ीरोसिस हो सकता है, एज बहुत ज़्यादा जब हो जाए, तो भी जो हमारी स्किन होती है उसमें लिपिड, सेरामाइड के कंटेंट कम हो जाता है। जब उनका कंटेंट कम होता है तो उससे भी स्किन ड्राई और जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है वो ज़्यादा और होता है गर्मी की वजह से, या आप पानी सही पी नहीं रहे होते, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। उससे भी हो सकता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ेज़, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ेज़, उनकी वजह से भी हो रहा होता है प्रॉब्लम। कोलिस्टेसिस की वजह से भी, कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, किसी चीज़ से भी। लेकिन जो आमतौर पे एक्जिमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, स्केबीज़ है, उसमें लिगेंड्स आते हैं, यानी कोई ना कोई दाना होता है, कोई ऐसी आपको चंबल जैसी चीज़ नज़र आती है। बगैर किसी लिगेंड के प्रोराइटिस तो फिर इन कैटेगरीज़ में, इवन प्रेगनेंसी में भी और एमएफ में भी, मतलब विदाउट लिगेंड्स भी प्रोराइटिस आ सकता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आजकल वार्ट की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है, स्किन टाइट्स बनते हैं, लोगों को मोके निकल आते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं? स्किन टैग्स एक डिफरेंट चीज़ है और वॉट्स एक डिफरेंट है। वॉट्स जो है वो वायरल वॉट्स होते हैं। ठीक है, वो इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट साइट्स पे होते हैं। यानी पाँव पे हुए तो प्लांटर वॉट्स है, हाथों पे हुए, इवन फेस पे उनकी थोड़ी फिलिफॉर्म वॉट्स और फेस पे भी आ सकते हैं। अब ये कि जो लोग बार्बर से करा रहे होते हैं अपनी शेव और दाढ़ी, तो वो उससे भी फैल जाते हैं। या इवन किसी को एक है, वो खुद शेव कर रहा है, तो वो कट लगता है, एब्रेजन होती है, तो वो कहीं और पे वही रेज़र, उसका अपना ही रेज़र होता है, लेकिन वो बाकी फेस की स्किन पे लगता है। तो बेसिकली ये वॉट जो होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं, तो कंटेजियस है। आपके पाँव पे आप हाथ लगाते रहते हैं, आपके हाथ पे हो जाएगा। आपको 2 थे, आपको 4 हो जाएँगे। तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको यू शुड गेट रिड ऑफ देम। इलेक्ट्रो कॉटरी कराएँ। बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आज के मौसम की अगर हम बात करें तो लोगों को रनी नोज़ है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि नेज़ल इन्फेक्शंस भी हैं और इसके साथ लोगों का नाक जो है वो आगे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा एलर्जिक हो जाती है वहाँ पे या निशान बन जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? इसका ये मॉइस्चराइज़ करें और जैसे कि वो पेट्रोलियम जेली, क्योंकि बहुत रगड़ है ना, बार-बार टिश्यू से साफ़ करें तो स्किन थोड़ी-सी ड्राई हो जाती है, ज़ीरोटिक एक सी हो जाती है, और अगर ज़्यादा करें तो ज़ख्मी भी हो सकती है। तो अगर बहुत आपको इरोजन्स है, ज़ख्मी सी हुई है, तो पोलीफिक्स की ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, वरना आप अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र या अच्छी-सी कोई पेट्रोलियम जेली लगाएँ तो ये ठीक है। आप ठीक हो एंटीहिस्टामिन लें, इसको अपने एलर्जिक राइनाइटिस को मैनेज करें, ठीक नेज़ल है। स्प्रे यूज़ करें। दूसरा डॉक्टर साहब लोग जो 2, 4, 5 दिन जिनको बुखार होता है, उसके बाद वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो उनके लिप्स के ऊपर जो है ना वाटरी दाने बने होते हैं। क्या ये हर्पीज़ ज़ोस्टर होते हैं या कोई अलग से चीज़ हर्पिस होती है? सिम्प्लेक्स,
ठीक है, herpes simplex क्या होता है कि इम्यूनिटी कम हुई है, किसी वजह से वायरल चल रहा है, तो वायरल में या कोई और किसी को मेलिग्नेंसी है, कोई स्टेरॉइड ले रहा है, किसी की प्रॉपर डायग्नोज तो हुई हुई है लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो किसी भी रीजन से इम्यूनिटी सप्रेस हो तो बार बार herpes simplex हो सकता है, herpes simplex labialis भी हो सकता है, स्टोमेटाइटिस यानी होठों पे छाले बन गए या जुबान के ऊपर इस तरह बन गए, तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि आपने एंटीवायरल देनी है, और एंटीवायरल का मतलब 5 to 7 डेज देनी है। जो आप herpes zoster कह रहे हैं वो हम जिस्म के ना आधे हिस्से पे बन रहा होता है, हाफ पे, एब्डोमेन पे बन सकता है, फेस पे बन सकता है, और वो भी वायरल है, लेकिन उसका herpes simplex नहीं बल्कि चिकन पॉक्स वाले वायरस है, जिसको कभी बचपन में चिकन पॉक्स हुए हुए वो रह जाता है सेंसरी गैंग्लियन में, और वो लेटर ऑन किसी भी वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हुई तो वो रिएक्टिवेट हो जाता है। ट्रीटमेंट उसकी भी एंटीवायरल ही है। ठीक। डॉक्टर साहब, herpes zoster के बाद हमने देखा है कि अगर किसी जगह पे herpes zoster हुआ, उसके बाद 2-4 महीने के बाद लोग आते हैं कि उसी जगह पे उनको पेन रहता है मुसलसल, तो क्या इसमें रियलिटी है या मिथ है? नहीं नहीं, बिल्कुल रियलिटी है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास पेशेंट आई थी, herpes zoster सिन एरप्शन भी एक कैटेगरी है, उसमें ठीक। कोई छाला नहीं बनता, सिर्फ इप्सिलैटरल हाफ साइड ऑफ बॉडी पे उसको पेन ही पेन थी, लेकिन वो टिपिकल डर्माटोमल यानी सेंसरी नर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन में थी, तो ऐसा भी हो सकता है, और पेन डेफिनेटली रहती है। कई दफ़ा तो पेशेंट के अगर थोरेसिक्स पे herpes zoster हो तो वो तो ईसीजी एको भी करा चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद एमआई है, या सीटी स्कैन लोग करा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूरल्जिक पेन होती है, तो हमें इसे मैनेज करना होता है। न्यूरल्जिक पेन किलर्स, मतलब इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट है, हाली एंटीवायरल नहीं, इसको प्रॉपर एज ए केस हमें मैनेज करना होता है, और ये दर्द प्रॉपर होती ठीक है। हो जाता है? पोस्ट herpestic नोरल्जिया एक प्रॉपर एक बीमारी है, उसके बाद इसके हमें पेन किलर्स के साथ, नोरल्जिक, गाबापेंटीन, इनके साथ हमें मैनेज करना होता है। ठीक। ठीक हो जाता है लेकिन थोड़ा मैनेजमेंट करनी पड़े मैनेजमेंट लॉन्ग करनी, टर्म। हाँ लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द 3 to 6 मंथ्स की कितनी देर है किसी को। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर हम टाइप्स ऑफ फंगस की बात करें, लोग ये समझते हैं शायद स्किन के ऊपर ही फंगस है, तो फंगस कहाँ कहाँ हो सकती फंगस जो ज़्यादा रिपोर्ट होता है आउटडोर में तो वो स्किन पे ही होता है ना, जैसे कि टीनिया पीडस हो गया पाँव पे, एथलीट फुट जिसे कहते हैं, मैसेरेशन की वजह से, कि पूरी बॉडी पे आजकल टीनिया बहुत होता है, सर पे बच्चों को हो जाता है टीनिया कैपिटल, धद्रियाँ बन जाती हैं, आम उर्फे आम में लोग कहते हैं। उसके अलावा एक पिट्राइसिस वर्सिकली भी होता है जो धब्बों की शक्ल में शोल्डर्स पे बना होता है, तो वो आमतौर पे स्वेटिंग की वजह से होता है, और जो एथलीट्स हैं, उसके अलावा जो लेबरर्स हैं उनको हो जाता है, स्वेट होता है वो लोग, या फिर लोग बड़ी खुशी से गर्मियों में नहाते हैं और उसके बाद बॉडी को ड्राई नहीं करते, तो गीलेपन से होता है, तो ये तो क्यूटेनियस है, ये कैंडिडियासिस है, ये क्यूटेनियस है लेकिन सिस्टेमिक भी होते हैं, उसमें प्रॉपर किप्रोकोकस, क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस, वो तो है सब क्यूटेनियस की कैटेगरी में आ जाता है, ज़ाइगोमाइकोसिस मतलब है मोटे मोटे लिगेंस बन जाते हैं, लोबोमाइकोसिस, तो है डिफरेंट कैटेगरीज, स्किन वाले भी हैं सब क्यूटेनियस और सिस्टेमिक, लेकिन सिस्टेमिक उनको ही होते हैं जो इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, है? हर एक को सिस्टेमिक कैंडिडियासिस, सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन नहीं होते।